वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन से संबंधित चीज़ों पे डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम पे डिस्कशन किए थे। क्योंकि प्रकाश की जो परावर्तन की घटना होती है, चाहे वो हाई स्कूल की सिलेबस हो या फिर इंटर की, दोनों में मुख्य रूप से दर्पण पर ही बात की गई है। यानी प्रकाश के परावर्तन को दर्पण के बारे से ही समझाया गया है। तो इसलिए आज हम लोग समझेंगे सबसे पहले दर्पण। दर्पण को समझने के बाद उससे समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन की घटनाएं कैसे संभव हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दर्पण। ठीक है ना। आज का हमारा शुरुआत जो होगा वो होगा दर्पण से। दर्पण दर्पण जिसे आप कहते हैं मिरर, इंग्लिश में मिरर इसको कहा जाता है। दर्पण दर्पण क्या होता है इसको हम लोग पहले समझेंगे। तो दर्पण जो होता है, कांच का दर्पण, दर्पण कांच का एक टुकड़ा होता है, टुकड़ा होता है जिसके एक तल में, जिसके एक तल में पॉलिश लगी होती है। अब पॉलिश किसकी लगी होती है ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया है। पॉलिश लगी होती है तथा दूसरा तल परावर्तक का कार्य करता है, परावर्तक का कार्य करता है। तो ये हुआ दर्पण। ठीक है ना। दर्पण के बारे में हमने क्या बताया कि दर्पण क्या है, कांच का एक क्या है, टुकड़ा है जिसके एक तल में कालिख या पॉलिश लगी होती है, तो और दूसरा तल परावर्तक का कार्य करता है। ठीक है। अब पॉलिश हमने बताया है पिछली वीडियो में, तो अगर आप उसको नहीं देखे हो तो उसको जरूर देख लें ताकि आप समझ सकें कि पॉलिश लगी किसकी होती है। ठीक है। अब दर्पण की अगर हमने बात समझ ली तो दर्पण के प्रकारों की बात करते हैं, उसके बाद दर्पण हम बना के आपको दिखाएंगे। तो दर्पण के प्रकारों की अगर बात कर लें तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक है ना। देखिए ये सारी चीज़ें हम इसलिए डिटेल में लिख के समझा रहे हैं ताकि आप बोर्ड के एग्जाम में ये सारी चीज़ें इसी तरह डिटेल में पूछे जाएँ तो लिख सकें और आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। तो दर्पण के प्रकार में सबसे पहले आता है समतल दर्पण। कौन सा आता है? समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है ना, जिसे आप बोलते हैं प्लेन मिरर। एक एक चीज़ बहुत ही डिटेल में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझें। चलिए हम समतल दर्पण के बारे में समझते हैं, प्लेन मिरर क्या होता है। तो प्लेन मिरर की अगर हम बात कर लें तो जैसे हम आपको एक फिगर दिखा रहे हैं, जैसे आप आईना देखे होंगे। आईना में क्या होता है कि उसकी सतह सभी जगह क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे ये पेज अगर आप देख रहे हैं तो इसकी सतह सभी जगह क्या है, समान है। तो समतल, सम मिस होता है बराबर, तल मिस सतह है। यानी ऐसे दर्पण जिसके तल सभी जगह क्या हो, समान हो, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण। ये कांच का टुकड़ा होता है तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक तरफ पॉलिश लगाएंगे ताकि प्रकाश का पूरा परावर्तन हो। ठीक है ना। यानी जो भी प्रकाश की किरण है जितना हम इस पे भेज रहे हैं उतना ही पूरी तरह प्रकाश का परावर्तन हो सके। तो ये होता है समतल दर्पण जिसकी तल सभी जगह क्या होते हैं, समान होते हैं। इसी पे हमने प्रकाश के परावर्तन की घटना भी दिखाया था कि प्रकाश की किरणें कोई ऐसे आ रही हैं तो यहाँ से टकराने के बाद दूसरी डायरेक्शन में उसी माध्यम में वापस जा रही हैं। ठीक है ना। तो ये प्रकाश के परावर्तन ऐसे होता है। ठीक है। तो ये होता है समतल दर्पण, यानी जिसमें सभी तल समान होते हैं और एक तल में पॉलिश लगी होती है और दूसरा तल परावर्तक का कार्य करता है, उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। अब देखिए समतल दर्पण से संबंधित कुछ चीजें और समझ लेते हैं। जैसे समतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी एफ, जिसे हम क्या करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फोकस जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। फोकस दूरी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, यानी अनंत होती है। और उसके साथ साथ जो रेडियस होती है वो भी अनंत होती है। रेडियस क्यों अनंत होती है? क्योंकि आप देख रहे हैं ये दर्पण क्या है, समतल है, और रेडियस तभी बनता है जब वो दर्पण क्या हो, गोल आकृति में हो। तो इसलिए इसकी फोकस दूरी और त्रिज्याएं दोनों अनंत होती हैं। ठीक है।
अब यहाँ से कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। जैसे समतल दर्पण का यूज अगर हम देखा जाए तो कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे अलमारी में, ठीक है, चेहरे को देखने के लिए, ठीक है, शोरूम वगैरह में हम नॉर्मल चीज़ों को देखने के लिए यानी समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि अगर किसी समतल दर्पण में हमें क्या करना है, अपनी प्रतिबिंब देखनी है, वो भी पूरी अपनी पूरी प्रतिबिंब देखनी है, तो उस कंडीशन में समतल दर्पण की जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो मान लीजिए हमें प्रतिबिंब देखना है, ये है ए भी एक क्या है वस्तु है, ए भी एक वस्तु है जिसकी हाइट क्या है 5 फीट, किसकी है 5 फीट। अब आप चाहते हैं कि इसे समतल दर्पण में हम इसका प्रतिबिंब देखें वो भी पूरा, यानी ए से लेके बी तक। तो इसके लिए जो दर्पण की हाइट होनी चाहिए, दर्पण की हाइट यानी दर्पण की ऊंचाई, दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो जो वस्तु की ऊंचाई होती है उसकी आधी, यानी वस्तु की ऊंचाई अगर 5 फीट है तो इसका आधा यानी 2.5 फीट। ठीक है ना, ये समझ में आया। यानी जो भी वस्तु आप देखना चाहते हैं दर्पण में वस्तु को देखने के लिए जो वस्तु की हाइट होती है उसकी आधी हाइट की अगर दर्पण की हाइट रहेगी तो उसमें आपका प्रतिबिंब जो होगा वो सिर से लेके पैर तक पूरी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि दर्पण जो होती है, जैसे अगर दो दर्पण हैं, ऐसे दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के आमने सामने रखे गए हैं और इनके बीच कोई भी ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और उस कंडीशन में कोण जो बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पर कोई आपने ऑब्जेक्ट रखा और उस कंडीशन में जो कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है ऑब्जेक्ट से, तो थीटा अगर बन रहा है तो उस समय प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी वो होगी n = 360 अपान थीटा, 360 अपान थीटा। अगर इनके मान जो आते हैं वो अगर विषम आते हैं तो उसमें से हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे, और अगर इनके मान सम आते हैं तो अगर इनके मान सम आते हैं तो हम क्या करेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या कब, जब सम आए तब, तो क्या होता है n-1, यानी इसको सॉल्व करने पर जो n का मान आएगा उसमें से एक घटा देंगे। जब सम के लिए क्या होगा, सम के लिए, यानी जब n का मान सम आए तो उसके कंडीशन में प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, n-1। और अगर विषम आए, n का मान विषम आए तो क्या करेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या n ही रहेगी, जो भी n का मान आएगा वही क्या होगी, प्रतिबिंबों की संख्या होगी। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और बता दें, जैसे मान लीजिए ये एक दर्पण है, दर्पण, ठीक है, इधर आपने पॉलिश लगा दिया है। अब कोई व्यक्ति इधर आता है, इसकी तरफ दर्पण की तरफ क्या कर रहा है, कोई आ रहा है, तो अगर वो v वेग से आ रहा है तो इसकी तरफ दिखाएगा कितना, 2v वेग से, यानी इसके 2 गुने स्पीड से इसकी तरफ आते हुए दिखाई देगा। इसके साथ साथ अगर v वेग से पीछे जा रहा है तो इसमें 2v वेग से भी पीछे जाते हुए दिखाई देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये थी दर्पण के, समतल दर्पण की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जिसको हमने बताया है। समतल दर्पण का उपयोग आप जनरली डेली यूज करते हैं लाइफ में अपने, जैसे अलमीरा वगैरह में या अपने चेहरे को देखने वगैरह के लिए हम क्या करते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब इसके आगे की चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और एक एक करके सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं समतल दर्पण के बाद, आपने समझा पहले समतल दर्पण, अब समझते हैं गोली दर्पण, क्योंकि दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, दूसरा गोली दर्पण होता है। गोली दर्पण जिसे आप बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं इसको हम लोग समझेंगे, गोली दर्पण क्या होते हैं। तो गोली दर्पण जो होते हैं, अभी हम आपको एक गोली दर्पण बना के दिखा रहे हैं, तो बात हम कर लेते हैं गोली दर्पण की, ठीक है ना। अब गोली दर्पण जो होती है, जैसे आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं कि ये एक गोला है, लेकिन गोला जो है वो कांच का खोखला गोला है। गोली दर्पण क्या होता है, कांच का खोखला गोला होता है। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से काट देंगे, यहाँ से ऐसे काट देंगे। अगर ऐसे काट रहे हैं तो ये वाला पार्ट जो होगा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला, यहाँ से काट के जब आप निकालेंगे तो वही पार्ट हमने यहाँ निकाला है। और आप चाहें तो इधर से भी काट सकते हैं, इस पार्ट को काट के हमने यहाँ दिखाया है, ठीक है। अब गोली दर्पण में
क्या होता है कि गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है। ये एक खोखला गोला है, उसी के भाग को काट के हमने यहाँ बनाया है, उसी के भाग के काट को हमने यहाँ बनाया है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, किसी एक तल पॉलिश लगाएंगे, क्योंकि जब तक आप पॉलिश नहीं लगाएंगे तब तक ये दर्पण नहीं होगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, इधर पॉलिश लगा देंगे। अगर आप पॉलिश क्या करते हैं, इस उभरे हुए भाग पर लगाते हैं, तो पॉलिश जब आप उभरे हुए भाग पर लगाते हैं तो ये दर्पण आपका कहलाता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, जिसे आप कहते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, ठीक है ना, यह है कनकेव मिरर। ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण को आप कहते हैं अपसारी, अपसारी, ठीक है ना, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर अवतल दर्पण जो होता है उसे कनकेव मिरर कहते हैं। अच्छा, अगर यही पॉलिश आप क्या करेंगे, अंदर की तरफ लगा देंगे। अंदर की तरफ आप अगर पॉलिश लगाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, इस दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। कौन से दर्पण? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है ना, यानी कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, यह है उत्तल दर्पण। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप पॉलिश उभरे हुए भाग पर लगाएंगे तो अंदर का जो धंसा हुआ भाग ये होगा, ये परावर्तक का कार्य करेगा, और अगर आप पॉलिश अंदर की तरफ लगाएंगे तो उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करेगा। तो ये गोली दर्पण के दो प्रकार हैं, पहला अवतल दर्पण है, दूसरा उत्तल दर्पण है। इस बात को आप लोग समझिए, ठीक है। अब चूंकि दर्पण जो है, वो गोली दर्पण जो है वो कांच के कटे खोखले गोले का भाग होता है, तो इसका जो केंद्र होगा वही केंद्र दर्पण का होगा। अगर इसके केंद्र को आप सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दर्पण के केंद्र को भी सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ दर्पण से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात कर लें, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे डिस्कशन किया जाता है, तो उसकी भी हम बात कर लें। उम्मीद है कि ये दर्पण के बारे में आपको कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। अब देखिए, गोली दर्पण से संबंधित कुछ बिंदुओं पर हम अगर डिस्कशन करें तो ये है आपका दर्पण। आप दर्पण में आप पॉलिश अगर उभरे हुए भाग पर लगा रहे हैं तो ये है आपका अवतल दर्पण, अंदर लगाएंगे तो ये उत्तल दर्पण का कार्य करेगा। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, जिससे प्रकाश की बहुत सारी किरणें, बहुत सारी प्रकाश की किरणें क्या होंगी, आप यहाँ से छोड़ेंगे तो वो आएंगी, ठीक है। इस तरह बहुत सारी किरणें ऐसे जाएंगी, और लेकिन क्या होंगी, वो सारे जैसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, कुछ प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही हैं, कुछ ऐसे आ रही हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होंगी, ये प्रकाश की किरणें यहाँ से टकराएंगी, टकरा के कुछ इधर चली जाएंगी, कुछ यहाँ से इधर निकल जाएंगी, ठीक है। अगर प्रकाश की किरणें कुछ इधर से भी जा रही हैं तो वो भी क्या होंगी, टकराएंगी और टकरा के दूसरी डायरेक्शन में चली जाएंगी, ठीक है। यहाँ से ये टकरा के किधर जाएंगी, ये आपकी इस डायरेक्शन में चली जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी प्रकाश की किरणें ऐसे टकरा के जाएंगी, लेकिन एक किरण ऐसा होगा जो इसके मध्य बिंदु पर होगा, जिसे पी कहेंगे, पोल। यानी ये प्रकाश की किरणें ऐसे जाएंगी, टकराएंगे और टकरा के पुनः वापस चली जाएंगी, लेकिन ये सारी किरणें टकरा के पुनः वापस नहीं आ रही हैं, दूसरी मार्ग से वो निकल जा रही हैं, ठीक है ना। तो ऐसे किरणों को हम क्या कहते हैं, जैसे ये जो किरणें जो जाएंगी और ध्रुव से टकरा के वापस आएंगी, उसे हम कहते हैं, जिस बिंदु पर टकरा के वापस आएगी उसे हम कहते हैं ध्रुव। दर्पण का ध्रुव जो होगा यही पी होगा, ध्रुव, ठीक है ना, ध्रुव, जिसे आप इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसीलिए पी का इस्तेमाल किया गया है। ये दर्पण का ध्रुव होता है। दूसरी शब्दों में अगर हम इसको डिफाइन करें तो दर्पण के परावर्तन तल के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दर्पण के ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण के परावर्तन तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से व्यक्त करते हैं, किसे व्यक्त करते हैं, पी से व्यक्त करते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं दर्पण के ध्रुव के बाद कुछ और चीज़ें समझते हैं। जैसे ये आपका दर्पण है, आप पॉलिश चाहें तो उभरे हुए भाग पर लगा सकते हैं, चाहे तो अंदर लगा सकते हैं, ये आपकी इच्छा अनुसार है। अब देखिए, दर्पण का ध्रुव जो होता है ये तो आपने समझ लिया। अब उसके बाद समझेंगे इसकी वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, जैसे हमने क्या बताया कि दर्पण क्या होता है, एक खोखले गोले का भाग होता है, और दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र जो होता है सी, वही क्या कहलाता है, उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक गोला है, कांच का खोखला गोला है जिसका केंद्र होता है, तो दर्पण का जो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही क्या कहलाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये इसे हम कहते हैं, सी से व्यक्त करते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र,
ठीक है, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो दर्पण जिस खगोलीय गोले का भाग होता है उसे हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे बोल सकते हैं आप। अब बात करते हैं इसके आगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन पे भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे ये अगर हम पॉलिश इस पे लगा रहे हैं, उभरे हुए भाग पर लगा रहे हैं, चाहे देखिए दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, दोनों में वक्रता केंद्र हो, ध्रुव हो, ये सारी चीज़ें सेम होंगी। अब बात कर लेते हैं कि ये है दर्पण का ध्रुव और ये है इसका वक्रता केंद्र। ठीक है ना। अभी हमने दिखाया कि बहुत सारी प्रकाश की किरणें आएंगी, तो कुछ प्रकाश की किरणें जाएंगी सीधे और वापस लौट जाएंगी। तो जो प्रकाश की किरणें इसके केंद्र से होते हुए जाएगी वही किरणें टकरा के वापस भी आएंगी, यानी जो किरणें यहाँ से केंद्र से होते हुए जाएगी वही टकरा के ध्रुव से वापस आएगी। तो हम कह सकते हैं कि दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा ही क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती, यही रेखा, यही किरण क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। या हम दूसरी शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव के से होकर जाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। मुख्य अक्ष का इंग्लिश होता है प्रिंसिपल एक्सेस। अब इसके बाद की अगर बात करें हम, तो इसकी बात करें अगर, तो ये देखिए ये अवतल दर्पण है, हमने पॉलिश लगा दिया ऊपर, ये अवतल दर्पण बन गया। अब हमने क्या देखा कि ये जो ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, इनके बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली। अब ये ध्रुव जो है और ये इसके क्या है? वक्रता केंद्र है। अब जो प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही थी, मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो रही थी? जा रही थी ऐसे, बहुत सारी किरणें आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, ये किरणें जब जाएंगी तो दर्पण से परावर्तन होगा, और दर्पण से परावर्तन होगा तो ये मुख्य अक्ष को कहीं ना कहीं काटेंगी। ठीक है, आप इसमें भी देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं? मुख्य अक्ष को काट रहे हैं। तो मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पे काटेंगी उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस। ठीक है ना, मुख्य फोकस, यानी दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पे काटेंगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। यानी ये बिंदु जो होगा वो क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस, यानी प्रिंसिपल फोकस। मुख्य फोकस कौन सा? ये पॉइंट जो है ये एफ वाला। तो आपने समझा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर भी काटेंगी वो क्या कहलाएगा? दर्पण के मुख्य फोकस कहलाएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट और बचा है, उसको भी आप समझ लीजिए। उम्मीद है कि बहुत धैर्य के साथ ये पूरे वीडियो को आप देख रहे होंगे। देखिए, कोई भी चीज़ बगैर मेहनत की नहीं होती है। अगर आप अच्छी तरीके से पूरे वीडियो को देखेंगे, सारी चीज़ों को, क्लास को आप अच्छी तरह अटेंड करेंगे, तो उम्मीद है कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये मुख्य अक्ष है, इसका वक्रता केंद्र सी है। अभी आपने क्या देखा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें ऐसे चली थी वो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से निकल रही हैं? फोकस से निकल रही हैं। ऐसे मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट रहे हैं उसे हम क्या कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं, ये फोकस है। लेकिन अब हमें समझना फोकस दूरी। तो दर्पण के ध्रुव जो होता है और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है इसे हम कहते हैं फोकस दूरी। ये है आपकी फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। और इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है आपका फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी, यानी फोकल लेंथ। ठीक है ना, फोकस दूरी। तो ये फोकस दूरी हो गई दर्पण से संबंधित। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बगैर इन्हें जाने आप दर्पण से संबंधित सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते, उसकी फिगर नहीं बना सकते। सो इसलिए ये सारी चीज़ें जितने डिटेल में हमने आपको लिख के समझाया उसी तरह आप अपने नोट्स बना सकते हैं और अच्छी तरीके से एक एक चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने समझाया। अब देखिए, फोकस दूरी को इंग्लिश में फोकस लेंथ कह सकते हैं। अब इसके बाद हम फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध अगर बताएं, तो ये देखिए आप यहाँ से केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है ये त्रिज्या होती है, और त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अक्सर ये देखा जाता है कि फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात R=2f इनमें रिलेशन बनता है। लगभग फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या की आधी होती है, इस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सवाल लगाते समय अगर आपको त्रिज्या दी जाए तो वहाँ से आप फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें हमने समझाने का प्रयास किया है। इसमें किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।